नमस्कार सभी साथियों को जो इस वीडियो को देख और सुन रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी अपनी जगहों पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लेकर आए हैं कार्ल रोजर और व्यक्तित्व भाग 2। प्रथम भाग में हमने कार्ल रोजर के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के सिद्धांतों के विषय में समझा था कि वो व्यक्ति को किस तरीके से देखते और समझते हैं और किस तरह से एक इंसान के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो आइए आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। कार्ल रोजर जो है वो एक स्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्ति के विषय में बात करते हैं। यहाँ स्वस्थ मानसिकता से मेरा अभिप्राय ये है कि जब हम फ्रॉइड के बारे में बात करते हैं तो वो पैथोलॉजिकल व्यक्तियों के यानी कि जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन कार्ल रोजर जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्षों को देखते हैं और इसी संदर्भ में बात करते हुए वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई मानसिक परेशानी हो जाती है तो वहाँ पर वो काउंसलिंग को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। और काउंसलिंग का जो प्रत्यय है ये कहा जा सकता है कि कार्ल रोजर ने उसे एक बहुत अहम स्थान जो है वो दिया है अपने सिद्धांत में। तो परामर्श की जो प्रक्रिया है या जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो किस तरह से चलेगी तो देखते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति कि जब हम किसी इंसान की काउंसलिंग करते हैं या उसके साथ कोई परामर्श क्रिया करते हैं तो वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। और जब वो अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है तो जो काउंसलर है उसे ये पता चलता है कि व्यक्ति की जो मानसिक परेशानी वाला व्यक्ति है जिसे कुछ समस्या है उसका जो सोच है वो किस तरह का है, वो लोगों को किस तरह से देखता है, समाज को किस तरह समझता है, अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति उसके क्या विचार हैं, इन सब चीज़ों को। और जब वो अभिव्यक्ति करता है तो वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। और कब प्रेजेंट कर पाता है? जब वो सामने वाले इंसान पर विश्वास करता है। तो काउंसलिंग थेरेपी या काउंसलिंग प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का तथ्य क्या भी रहेगा कि वहाँ पर विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। और जब भावनाओं की अभिव्यक्ति होगी तो अगला बिंदु आएगा घटनाओं व अनुभवों के विविध पक्षों का अध्ययन बना। क्योंकि जब वो भावनाओं की अभिव्यक्ति करेगा तो वो अपने साथ हुए जो भी अनुभव हैं उसका विश्लेषण देगा कि उसमें ऐसे हुआ, मैंने उसको ऐसे सोचा, हो सकता है ऐसा हो। क्योंकि जब आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष देखते हैं, दूसरे भी कई सारे पक्ष व्यक्ति जो है वो देखता है, समझता है। हालांकि हावी कोई एक पक्ष उस पर होता है जिसकी वजह से वो समस्या बनती है। आत्म के विषय में संवाद, तो जो परामर्श की प्रक्रिया होगी या काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उसमें व्यक्ति अपने आत्म के बारे में बात करेगा। और ऐसा सामान्यतः जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं या हमारे सामान्य जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें हम अक्सर दूसरों को सुन रहे होते हैं और आत्म को एक्सप्लोर होने का मौका कम मिलता है। हमें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने का मौका जो है वो कम मिलता है। और वास्तविक रूप से आप देखेंगे अगर मनोवैज्ञानिक रूप में कि जहाँ पर आपका अपना स्व, आपका आत्म दबता जाता है तो एक स्थिति आती है जब आपको लगता है कि सब कुछ बेकार है या जब आपको जीवन निरर्थक लगने लगता है। तो आप ये मान लीजिए कि आपका आत्म कहीं ना कहीं दबा हुआ है और वो एक स्पेस चाहता है, वो एक स्थान चाहता है। और जिस मोमेंट आपको वो स्थान मिलता है आप जीवन के प्रति फिर से सकारात्मक रवैया अपना लेते हैं। संकुचितता से बाहर समस्या के साथ संबंध, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है तो चूंकि वो भावनाओं की अभिव्यक्ति भी हो गई है, उसने अलग अलग परिस्थितियों के अलग अलग पक्षों को देखा है, अपने आप के साथ संवाद किया है, तो वो लिमिटेड दायरे होंगे उनसे बाहर आने की प्रक्रिया में आ जाता है व्यक्ति। और जब वो बाहर आकर देखता है, एक दृष्टा के रूप में देखता है पूरे वातावरण को, पूरी समस्याओं को, तो आप ये मानेंगे क्या, मतलब वो सिचुएशन आ जाती है जब आप समस्या को देखने लगते हैं। अब उससे जूझ नहीं रहे हैं, आप समस्या को देख पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चे का विद्यालय में दाखिला नहीं हुआ तो वो समस्या से आप जूझ रहे हैं, मैम के पास जा रहे हैं, प्रिंसिपल के पास गए, इसके पास गए, उसके पास गए, हर कोई इधर भेज रहा है, कोई दूसरे कमरे में, कोई तीसरे कमरे में। लेकिन फिर आप स्कूल से बाहर आते हैं, अपने घर आते हैं, किसी से बातचीत करते हैं और आप सहसा इतना डिस्कशन और इतनी प्रक्रियाएं करने के बाद आप देखते हैं कि समस्या क्या है। विद्यालय में प्रवेश, सॉल्यूशन क्या हो सकता है,
इधर ये वो जो पॉइंट्स आते हैं, तो अब आप समस्या के दृष्टा बन गए, आप जूझ नहीं रहे उससे। और जब आप दृष्टा बनते हैं, जब आप देख पाते हैं, तो आपका अपनी समस्या के साथ जो संबंध बनता है वो उसको समाधान की तरफ लेकर जाएगा। संगतता, असंगतता से संगतता की ओर, यानी कि इलॉजिकल फैक्टर से लॉजिकल की आप तरफ जाएंगे। जब आप विद्यालय के प्रांगण में घूम रहे थे, तब आप ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो मुझे उस कमरे में क्यों भेजा, उसने मुझे उस कमरे में क्यों भेजा, वहां पर क्या है, वहां पर क्या है। लेकिन जब आप एक आउटर व्यक्ति के रूप में उसको निरीक्षित करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि कहीं कार्यालय होगा, कहीं वो एडमिशन की मैम बैठी होगी, कहीं कोई और, कहीं कोई और। तो आप एक लॉजिकल फॉर्म में जाएंगे, और अब जब आप जाएंगे तो आप बात कर सकते हैं कि मैं वहां से ये पूछ कर आए, अब आप बताएं कि आप क्या करेंगे, क्योंकि आप उसके दृष्टा, आप उस समस्या को समझ गए हैं। तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो किसी भी व्यक्ति के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी समस्या में हैं तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं, आप परामर्श जो है वो कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, हम अक्सर जब कभी समस्या में होते हैं तो किसी घर के बड़े बुजुर्ग से या जो हमसे ज़्यादा अनुभवी लोग हैं उनसे हम सलाह लेते हैं। वास्तव में वो काउंसलिंग की एक प्रक्रिया ही है जो कि सामान्य रूप से चलती है। अब इसके परिणाम क्या होते हैं? जब आप किसी से काउंसिल करते हैं, परामर्श की प्रक्रिया चलती है, आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, आप चीज़ों को विश्लेषण करना शुरू करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, तो आप एक ऐसी स्थिति में आते हैं जब आपका समस्या से संबंध स्थापित हो पाता है और आप उसको लॉजिकली देखने लगते हैं कि क्या, किन कदमों से, किन स्टेप से इसका समाधान हो सकता है। इसका परिणाम क्या होगा? आप लॉजिकल होंगे, संगतता होगी और अनुभवों की स्वीकार्यता होगी कि अभी तक आप दूसरों को दोष दे रहे थे या हम दूसरों को दोष दे रहे थे क्योंकि हम उस चीज में उलझे हुए थे। लेकिन जब वो चीज सुलझने में आती है, समस्या का समाधान होने लगता है, तब हमें कई बार अपने ऊपर हंसी भी आती है, अरे यार किस बात के लिए परेशान थे, है ना। तो अपने अनुभवों को हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, वहां पर तो हमने कुछ बेवकूफ़ी की थी, अगर हम वहां पर ऐसे करते तो शायद ज़्यादा बेहतर परिणाम निकल पाते। तो हम चीज़ों को हार और जीत के दृष्टिकोण से नहीं देखते, हम उसको स्वीकार करने लगते हैं कि हाँ भाई ऐसा तो था और हमें ऐसा करना चाहिए था। रक्षात्मक न होने की प्रवृत्ति का विकास। जब आप अपने अनुभवों को, अपने आप को स्वीकार करने लगते हो, तो सबसे बड़ी चीज जो आपके व्यक्तित्व में उभर कर आती है वो होती है कि आप रक्षात्मक नहीं होते, आप डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि मेरा दाखिला इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसने किसी को अप्रोच कर दिया था कि इसका दाखिला मत लेना, आप ऐसा नहीं करते। या उस मैडम को तो मुझसे चिढ़ ही है इसलिए मेरा दाखिला नहीं लिया, नहीं। आप तार्किक रूप से समझ पाते हैं कि क्या वाकई किसी पेपर में कोई प्रॉब्लम थी या वाकई किसी को व्यवहार से समस्या थी। हो सकता है जब आप किसी विकलांग विद्यार्थी के प्रवेश के लिए विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ उनकी वो व्यवहारिक प्रवृत्ति है, कोई टेक्निकल रीजन नहीं होता दाखिला ना देने का, पर व्यवहारिक प्रवृत्तियां आड़े आ जाती हैं। तो ऐसे में हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, ये वाली चीज ऐसी थी और उसका ये समाधान होगा। तो हम दूसरों पर दोषारोपण नहीं करते बल्कि उन चीजों को लेकर उसका हल ढूंढते। जीवन, अनुभव और घटनाओं के प्रति वास्तविक दृष्टिकोण। जब आप अपने आप अनुभवों को स्वीकार करेंगे, अपने आप को स्वीकार करेंगे, और जब आप स्वीकार करने लगते हैं तो अपनी गलतियों को भी स्वीकार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपनी गलतियों को बेहतर ढंग से सुधार भी पाते हैं और हमारा जीवन की घटनाओं के प्रति, अनुभवों के प्रति और जीवन में हमारे आसपास जो भी लोग हैं उन सब के प्रति हमारा वास्तविक दृष्टिकोण डेवलप होता है कि स्थिति वास्तव में ये है। अब आप देखेंगे कार्ल रोजर जो है यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि बंदा सकारात्मक हो जाएगा, नहीं, सकारात्मक तो वो होगा ही, लेकिन वो बात कर रहे हैं वास्तविकता की कि आप रियलिटीज को एक्सेप्ट करने लगते हैं। सकारात्मक होना और नकारात्मक होना बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और वास्तविक होना, सकारात्मक होना, नकारात्मक होना और वास्तविक होना अलग अलग चीजें हैं। आप नकारात्मक हो जाते हैं, आप चीजों को, चीजें ठीक ठीक चल रही हैं लेकिन आपका सोच मतलब एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, त्रुटिपूर्ण, आप नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को लेकर, तो आप नकारात्मक हो जाएंगे, जबकि वास्तविकता कुछ और है। सेम थिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या एनर्जेटिक हैं या मतलब किसी फैंटेसी में ही रहना चाहते हैं, तो आप सिचुएशंस की गंभीरताओं को, आप वास्तविक जीवन में जो गंभीरताएं हैं बातों की, उसको नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे और आप मतलब ख्याली पुलाव में रहेंगे। वो भी एक तरह की मानसिक अस्वस्थता है। तो जो है व्यक्ति को
घटनाओं के प्रति, व्यक्ति में घटनाओं के प्रति वास्तविक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। तो परामर्श थेरेपी से आप अपने जीवन की वास्तविकताओं की तरफ जाते हैं, अपनी रियलिटीज को जानते हैं, उनको समझते हैं कि वहां पर क्या समस्या है, क्या कमियां हैं, क्या उसकी शक्तियां हैं। और जब आप वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए तर्क के आधार पर काम करेंगे तो समस्याओं के समाधान भी निकलेंगे। आपको आपकी समस्या का समाधान मिलता है, ये परामर्श थेरेपी का परिणाम है। मनोवैज्ञानिक समंजन का विकास, मैंने कहा ना कि अगर आप वास्तविकता को नहीं देख पा रहे और फिर आप नेगेटिव या पॉजिटिव हैं तो आप ख्यालों में हैं। वो ख्यालों में रहना भी, देखिए अति हर चीज की बुरी होती है ना, तो वो ख्यालों में रहना भी आपका मानसिक असमंजन हो सकता है। तो जब आप परामर्श लेते हैं एक प्रॉपर मैनर में, पूरे व्यवस्थित तरीके से, तो आपके समंजन का विकास होगा, मानसिक समंजन का विकास होगा। और अन्य व्यक्तियों की स्वीकार्यता, जब एक व्यक्ति अपने आप को स्वीकार कर लेता है तो उसकी अन्यों के प्रति स्वीकार्यता भी बढ़ जाती है। जैसे एक व्यक्ति ने ये, सपोज कोई व्यक्ति है, उसने ये मान लिया कि मैं सबका मित्र हूँ, तो उसके भी 2-4 मित्र जरूर निकल कर आएंगे, क्योंकि वो जो वास्तविकता यही है कि सबके दुश्मन, ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति के सब दुश्मन हो जाएं या एक व्यक्ति के सब दोस्त हो जाए। वास्तविकता यही है कि कोई किसी का दोस्त होता है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है ना। तो इस तरीके से परामर्शदाता की विशेषताएं, तो अब जो काउंसलर है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जो परामर्शदाता है, जो सलाहदाता है, जो मार्गदर्शन करता है, उसको हम काउंसलर के रूप में संबोधित करते हैं मनोविज्ञान में, उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए। तो देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि परामर्श का या काउंसलिंग का सबसे अहम मुद्दा होता है विश्वास का। तो व्यक्ति के मध्य में विश्वास का होना बेहद जरूरी है। उसमें अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए उनको, और दूसरों पर भी विश्वास होना चाहिए। व्यक्ति केंद्रित अप्रोच, जो परामर्शदाता की विशेषता है वो ये होनी चाहिए कि उसको व्यक्ति पर, जिस भी व्यक्ति को समस्या है, वो उस पर केंद्रित हो, उस पर वो फोकस हो पाए और उसकी समस्या को सुने, समझे, मतलब पूरा ध्यान जो है वो उसका उस व्यक्ति की समस्या पर हो और उसका क्या समाधान हो सकता है। नंबर 2, व्यक्ति पर बाह्य मूल्य न थोपना। कभी भी किसी काउंसलर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी सोच दूसरे व्यक्ति पर थोपना शुरू कर दे, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि जो व्यक्ति काउंसलर के पास आएगा उसे अपनी मानसिक परेशानियां हैं। अगर आप यहाँ पर एक व्यक्ति को मानसिक परेशानी है और अगर आप यहाँ पर काउंसलर उस पर अपनी पॉजिटिविटी थोपना शुरू करे या अपनी सोच जीवन के प्रति कि मैं ये सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, तो वो व्यक्ति की मानसिक दबाव को और ज़्यादा बढ़ा देगा, वो सामने वाले व्यक्ति की समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो व्यक्ति पर अपने या बाह्य मूल्य ना थोपना, वो नहीं थोपेगा, उसको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका फोकस क्या है, उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करना। नंबर 3, व्यक्ति के साथ सामान्य संबंध। काउंसलर को कभी भी बहुत ज़्यादा अटैच या बहुत ज़्यादा डिटैच नहीं होना चाहिए, यानी कि अपने पेशेंट के साथ उसको सामान्य संबंध रखने हैं और उस सामान्य संबंध में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसे बहुत ज़्यादा उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाना है, या उसको ये नहीं महसूस कराना कि तुम तो बीमार हो और मैं तो काउंसलर हूँ, और इस टाइप का नहीं होना चाहिए। एक सामान्य संबंध होना चाहिए कि जैसे 2 आम आदमी बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं और अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। व्यक्ति के साथ सक्रिय व आत्मानुभूति श्रवण। जो मानसिक परेशान व्यक्ति है जो काउंसलर के पास आया है, तो जो काउंसलर है उसकी ड्यूटी है कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करे उसके सुनने में। जैसे कि वो अपनी कहानी कोई सुना रहा है, कोई अनुभव सुना रहा है, जो सामने वाला व्यक्ति आया है काउंसलर के पास, वो अपनी कोई जीवन का सुखद या दुखद अनुभव सुना रहा है, तो जो काउंसलर है उसको वो एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, उसको वो अभिव्यक्ति देनी पड़ेगी कि हाँ वाकई ये चीज़ तो ऐसे हुई थी। तो उसको उसका संभाव एक तरीके से मैं कहूँगी कि इसको होना पड़ेगा, तभी वो रेपो जो है वो डेवलप हो पाएगी मानसिक परेशान व्यक्ति के मन में कि भाई हाँ ये व्यक्ति मेरी बात को समझ रहा है ढंग से। नंबर 5 है व्यक्ति के सकारात्मक संवाद, स्वीकार्यता व समझ का आधार विकसित करना। तो अब बात जो है वो पॉजिटिव मैनर में होगी, लेकिन वो मैनर कैसा होगा, थोपने वाला नहीं होगा। अब मैंने कहा, जैसे अभी मैंने नहीं कहा, ये सारा कार्ल रोजर्स ने कहा है कि कार्ल रोजर्स कहते हैं कि व्यक्ति के
साथ जो है वो सकारात्मक संवाद होना चाहिए। उसको कहीं पर ये ना लगे कि उसने जो अनुभव आपके सामने शेयर कर दिया है वो शेयर करके उसने बड़ी गलती कर दी। आप उसे ये महसूस करा सकते हैं या कराएंगे या कराना चाहिए कि ये सबके साथ है, सामान्यता है जीवन की, और ये स्वीकार्यता होनी चाहिए आपको भी और मुझे भी, यानी कि काउंसलर को भी और सामने वाले व्यक्ति को भी। आत्मनिर्देशन व आत्मविश्वासी, काउंसलर को जो है वो सेल्फ इंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। काउंसलर को ये याद ना दिलाना पड़े कभी भी कि आपको ऐसे करना है या आपने यहाँ पर ज़्यादा कर दिया है, कम कर दिया। उसे बड़ा कंट्रोल्ड होना चाहिए अपने आप में, और कॉन्फिडेंस तो निसंदेह होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप काउंसलर को खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक वो सामने वाले को ये विश्वास कैसे दिलाएगा कि आप गलत नहीं हो। ये जनरल चीज़ें हैं, सबके साथ हो जाती हैं, और इन समस्याओं के समाधान भी इजीली हो पाएंगे। नए वातावरण में सुनिश्चित अनुभव, काउंसलर को इतना अनुभवी होना चाहिए, उसके अनुभव इतने विस्तारित होने चाहिए, इतने गहन होने चाहिए कि वो किसी भी नए वातावरण में ये महसूस करा सके कि ठीक है, ऑल आर ओके, ऑल इज वेल। क्योंकि ये परामर्शदाता में अगर इनमें से किसी भी एक भाव का अभाव रहेगा तो वो काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, और वो उस व्यक्ति के साथ जिसको मानसिक परेशानियां इंडल्ज हो जाएंगे खुद ही, तो समस्या बढ़ जाएगी कम होने की बजाय। तो परामर्श की तकनीकें क्या हैं? कार्ल रोजर्स के अकॉर्डिंग परामर्श की जो तकनीकें हैं वो हैं आत्मानुभूतिपूर्ण समझ। यानी कि आप आत्मानुभूति क्या होती है, आप समझ रहे हैं इस चीज को, सेल्फ रियलाइजेशन, कि जो काउंसलर है वो उस बात को महसूस करे कि वाकई ऐसा होता है, ठीक है, और उस व्यक्ति को ये महसूस करवाए कि ऐसा तो होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आम चीजें हैं। आत्मानुभूति, आपने सहानुभूति शब्द सुना है ना, उस सहानुभूति शब्द के साथ ही एक एम्पैथाइजेशन आता है, जैसे इस आत्मानुभूति। तो जो एम्पैथाइजेशन है वो क्या है कि दोनों व्यक्ति ये महसूस कर पाए कि ठीक है, चीजें हो गई हैं, तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं और हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक एम्पैथाइजेशन वाला अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए काउंसलर और पेशेंट के बीच में। नंबर 2 है, अभी समझ कैसे बनेगी? जब विश्वास होगा आपस में, जब आप वाकई उसको वो अभिव्यक्ति देंगे कि हाँ मुझे आपकी बात समझ आ रही है, चीज़ों को लेकर आप सामान्य संवाद करेंगे। फिर है सहज संवाद, आप व्यक्ति को बहुत हीरोइक नहीं बना देंगे, ओह आपने तो इतना बड़ा दुख झेला है, नहीं, आपको उसमें हीरोइज्म पैदा नहीं करना है, ना दुख को लेकर ना खुशियों को लेकर, सहजता। क्योंकि जीवन में जितनी ज़्यादा सहजता रहेगी कार्ल रोजर्स के अकॉर्डिंग, आप उतनी बेहतर अपने मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को प्राप्त कर पाएंगे। और नंबर 3 है बिना शर्त सम्मान, काउंसलर की तरफ से कोई भी कंडीशन नहीं आएगी, कोई कंडीशंस वहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो आप रिस्पेक्ट करते हैं चीज़ों की तो वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, आप सुन रहे हैं दूसरे को, वो अनकंडीशनल होना चाहिए, तभी आप अपने पेशेंट के साथ एक बेहतर रैपो जो है वो बना पाएंगे। तो परामर्श की तकनीक में सबसे पहले आपको एम्पैथी होनी चाहिए, नॉर्मल आपकी कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड अनकंडीशनल रिगार्ड होना चाहिए। वैसे भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य एवं संतुलन के लिए कार्ल रोजर्स कहते हैं कि अनकंडीशनल रिगार्ड, अनकंडीशनल लव किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त थेरेपी जो है वो हो सकती है उसके मानसिक संतुलन को प्राप्त करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मनोवैज्ञानिक के साथ, एक नए मनोवैज्ञानिक की कहानी के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर एग्ज़ाम में कोई इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। परामर्श की तकनीकें, विशेषताएं, थेरेपी के परिणाम और प्रक्रिया। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है, तो आप मुझे इनबॉक्स में, चैट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि मैं आपके सभी प्रश्नों का समय के अनुसार उत्तर दूं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।